हेडविंड का मतलब होता है कि प्लेन चल रहा है पर सामने से हवा आ रही है, तो उससे प्लेन की स्पीड स्लो हो जाती है। करेक्ट। और एक टेल विंड होती है, टेल विंड मतलब पीछे से हवा आ रही है, तो वो उसको lift कर रहा है। तेजी से आगे बढ़ाती है। तो आपको वो सेक्टर ढूंढना है जिसमें टेल विंड है। अब वो कौन से सेक्टर होते हैं? एक जो फर्स्ट टाइम जॉब कर रहा है या यंगस्टर है, उसको चाहिए होता है कि यार मैं कम इन्वेस्टमेंट में करूँ। कम इन्वेस्टमेंट में अगर आपको कोई भी काम चालू करना है लाइफ में तो करिए। जो आदमी पैसे की मोहताजी पे सोच रहा है मैं बिजनेस करूंगा, वो कभी बिजनेस नहीं कर सकता। मैं कोई भी व्यक्ति को अगर लाइफ में ग्रो करना है ना, मैं उसका एक सिंपल फॉर्मूला देता हूँ। घर में एक वॉल पे या एक कोई व्हाइट बोर्ड पे 1000 लिख दो। एक बार एक जेफ बेजोस ने बात की थी, योर मार्जिन इज माय अपॉर्चुनिटी। अगर बहुत तेजी से भागने की कोशिश करोगे, देखो बिजनेस एक ऐसी दुनिया है जहां पे कछुआ जीतेगा। बिग बाजार के फाउंडर से जब राज शमानी ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि व्हाई इज डीमार्ट सो सक्सेसफुल, तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? Many knows is what has created him. Many knows. He will not do this, I'll not do this, I'll not do that, I will not do that, and that's what has made him. And maybe in hindsight we had many yes rather than no's. नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के नए पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं संजय कथुरिया सर, जो कि एक बिजनेस एंड फाइनेंस कोच है। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यार अगर आपको अपना खुद का साइड हसल शुरू करना है, किस फील्ड में शुरू कर सकते हो, चाहे आप फर्स्ट जॉब में हो या स्टूडेंट हो, उसको कैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हो, किस किस इंडस्ट्रीज अभी इंडिया में काफी ग्रो कर रही है एंड कैसे बिना फंडिंग के भी एक स्केलेबल बिजनेस बन सकता है। तो वेलकम संजय सर ऑन फाउंडर ज्ञान। थैंक यू अर्नब, थैंक यू सो मच। तो सर, आपको काफी रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है, एडटेक का एक्सपीरियंस है, एंड एडटेक के मार्केट में हम देख ही रहे हैं अभी इंडिया में क्या चल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि यार इंडिया में अगले 5-10 साल में अगर कोई यंगस्टर बिजनेस शुरू करना चाहता है, कौन से 2-3 फील्ड आप देखते हैं कि यार बढ़िया चल सकते हैं? देखो अर्नब, जब भी किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है इंडिया में, तो हमेशा उसको जैसे एरोप्लेन जब ऊपर जाता है तो दो चीजें होती है, या तो उसमें एक हेडविंड होती है, एक टेल विंड होती है। तो हेडविंड का मतलब होता है कि प्लेन चल रहा है पर सामने से हवा आ रही है, अच्छा। तो उससे प्लेन की स्पीड स्लो हो जाती है। करेक्ट। और एक टेल विंड होती है, टेल विंड मतलब पीछे से हवा आ रही है, तो वो उसको lift कर रहा है। तेजी से आगे बढ़ाती है। हाँ, हाँ। तो आपको वो सेक्टर ढूंढना है जिसमें टेल विंड है। अब वो कौन से सेक्टर होते हैं? जहां गवर्नमेंट सबसे ज्यादा स्पेंडिंग करेगी वो सेक्टर्स बनते हैं जहां पे टेल विंड आती है। और जहां गवर्नमेंट सबसे ज्यादा टैक्सेस बढ़ा रही है वो सेक्टर है जहां पे हेडविंड आते हैं। बहुत सिंपल लॉजिक है। आज गवर्नमेंट सबसे ज्यादा कहां स्पेंड कर रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड कर रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में टेल विंड है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी काम चालू कर सकते हो। सीमेंट रेती की ट्रेडिंग भी करोगे तो पैसा बनाना चालू कर दोगे, वहां से स्टार्ट कर सकते हो। आप बोलो मेरे पास पैसे नहीं है, ट्रेडिंग करो जाके। बट ये शुरू कैसे करते हैं? मतलब मैंने तो कभी सोचा भाई, आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सीमेंट की ट्रेडिंग करनी है तो आप सीमेंट के जो डीलर्स होते हैं, देखिए हर जन को मार्केटिंग करनी नहीं आती, ये हमको पता है। मैं तो इतने साल बिजनेसेस में रहा हूं, लोगों को मार्केटिंग करने से डर भी लगता है, आता भी नहीं है। इंडियंस जो है ना, वो जनरली एक क्या कहते हैं, बड़े अपोलोजेटिक सेलर्स है। अपोलोजेटिक सेलर्स मतलब सॉरी हाँ सर प्लीज आई थिंक कॉन्फिडेंस कम है। तो अगर आप में वो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है कि आप बेच सकते हो, तो आप एक डीलर मतलब जहां पे जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो सीमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसके लिए आप मार्केटिंग कर सकते हो। उसको धंधा लाके दे सकते हो, जाके भाग सकते हो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स पे जाके उनके लिए ऑर्डर लेके आ सकते हो। तो यहां से मतलब ये एज लो एज दिस, एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, वहां से भी गाड़ी स्टार्ट करी जा सकती है, से लेके आगे जो भी उसमें और भी बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। सोलार है जहां पे बहुत ज्यादा आज गवर्नमेंट का ध्यान है। उसके बाद बायोमास, बायोगैस, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान है। ग्रीन एनर्जी पे ध्यान है, रिन्यूएबल पूरा सेक्टर, रिन्यूएबल्स पे ध्यान है। तो कोई भी बंदा अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो ये देख ले कि गवर्नमेंट स्पेंड क्या कर रही है। अब गवर्नमेंट टैक्सेस कहां बढ़ा रही है? गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा रही है सिन एक्टिविटीज पे। फॉर एग्जांपल छोटी सी बात है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे उन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया। तो ये गेमिंग वालों पे तो मारते ही रहते हैं, 28% जीएसटी कर दिए, सब कर दिए। तो वो सेक्टर्स को फिर आप अवॉइड करना धीरे धीरे चालू करो कि भाई जब गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, जब आपका हेडविंड है, तो फिर आप कितना भी तेजी से भागोगे आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। एंड नहीं भी हुई तो इवेंचुअली गवर्नमेंट पूरा रोकेगी। हाँ, रोक ही देगी। तो अब जैसे क्रिप्टो है, क्रिप्टो पे क्लैरिटी नहीं रहती गवर्नमेंट की तरफ से, टैक्सेस पे क्लैरिटी नहीं होती। तो ये सारी चीजों पे आप ध्यान मत दो। आप ध्यान दो जहां पे गवर्नमेंट का स्पेंड आपको देखो, रेलवेज पे बहुत स्पेंड हो रहा है, आप वहां पे कर सकते हो। उनके एंसिलरी चीजों में कर सकते हो। अगर रेलवेज में हो रहा है तो रेलवे के ट्रैक्स ले डाउन हो रहे हैं, या फिर रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो रहा है। अब एक विजन है गवर्नमेंट का कि भाई जैसे जो भी जैसे आज तो लोगों को 2-2 महीने के लिए वेट करना पड़ता है टिकट के लिए, पर वो चाहते हैं कि वॉक इन हो, लोग मतलब बस जाएं और उनको टिकट मिले और वो ट्रेन में बैठ पाए। और कोई रिजर्वेशन सिस्टम ना हो। तो इस तरीके से जो है आप मतलब गवर्नमेंट का विजन अगर इतना बड़ा है तो ऑब्वियसली यू कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन इट। और अगले 10-20 साल में अगर गवर्नमेंट वो सब करेगी तो आपको भी उसका फायदा मिलेगा। तो किसी को भी अपना बिजनेस जो बनाना है वो इन सेक्टर्स में बना सकता है। दूसरा डिजिटल इकोनॉमी, नॉलेज इकोनॉमी होती है। नॉलेज इकोनॉमी हो गई जहां पे जैसे कोर्सेज हो गए, या फिर जिस तरीके से ये आजकल के जो ऑनलाइन एडिटिंग, वीडियो, ये सब वाला काम हो गया, ये नॉलेज इकोनॉमी में आता है।
और तीसरा है कि आप आउटसोर्सिंग कर सकते हो, यानी कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स पकड़ सकते हो जो डॉलर में आपको पेमेंट कर रहे हैं। आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो आपको सपोर्ट करते हैं सब करने के लिए। फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया, बहुत सारे ऐसे है, आप ढूंढते रह सकते हो, आते रहेंगे आपको काम। प्लस आप अपनी लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांडिंग बना सकते हो, वहां से रीच आउट कर सकते हो लोगों को। तो ये एक साइड हसल्स आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं लिंक्डइन पे, मतलब ऐसे मैंने फोकस तरीके से नहीं किया, पर जब मैं कंटेंट डालता हूँ बहुत सारे लोग, अच्छा सर आप हमें कंसल्ट कर दो, आप हमारी बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, तो आता रहता है। तो ऑटो है, कोई ऐसा मतलब मेरा फोकस उस पर नहीं रहता, बट फिर भी मैं देखता हूँ कि बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है अगर लिंक्डइन को ठीक तरीके से यूज किया जाए तो आई थिंक ये सारी चीजें हैं जो एक व्यापार, एक आज यंग बच्चा जो है कर सकता है। मेरा पॉइंट ये होता है कि सिर्फ जो है आप इन चीजों पे फोकस मत करो कि सिर्फ डिजिटल इकोनॉमी पे। हमारी जो कन्वेंशनल इकोनॉमी है वो भी बहुत जबरदस्त है। फॉर एग्जांपल इंडिया में आज 3.5 लाख 4 लाख करोड़ की मेडिसिन बिकती हैं। मेडिसिन में भी अगर आप एक बिजनेस खड़ा कर लो तो वो भी एक बहुत स्केलेबल बिजनेस आगे जाके बन सकता है। बट उसमें करेंगे कैसे, मतलब जैसे देखिए बहुत सारे इसमें क्या होता है कि जैसे ब्रांड्स, अभी डोलो था, आपको याद होगा डोलो। हाँ। तो डोलो ने आके एक तरीके से क्रोसिन को रिप्लेस कर दिया बहुत बुरी तरह। करेक्ट। वो कैसे किया कि उन्होंने तो निवेश किया, पर था तो वो एक जेनरिक मेडिसिन है। पैरासिटामोल। हाँ, पैरासिटामोल है। तो जेनरिक मेडिसिन में भी बहुत अच्छा मार्जिन होता है। जैसे अगर आपकी 100 रुपए की कॉस्ट आ रही है तो वो 400 रुपए में बिकता है। अच्छा, इतना जबरदस्त मार्जिन होता है जेनरिक में। अगर नॉन जेनरिक हो गया, जिसमें पेटेंट होता है या फिर जिसमें फॉर्मुलेशंस अलग होते हैं, तो वहां पे तो 100 रुपए वाली चीज 1000 में भी बिकती है। अरे बाप रे। तो ये भी आपका एक बिजनेस है। कॉस्मेटिक्स के बिजनेस है, कॉस्मेटिक्स में बहुत जबरदस्त मार्जिन है, आयुर्वेदा में बहुत जबरदस्त मार्जिन है। तो ये सारे एरियाज हैं जहां पे आप मार्जिन क्रिएट कर सकते हो। मेरा पॉइंट ये है कि सिर्फ नॉलेज इकोनॉमी, ऑनलाइन इकोनॉमी, डिजिटल सेलिंग नहीं, अगर आप इन सब पे भी ध्यान दो तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है। एंड आई थिंक एक जो 2-3 पॉइंट थे कि आपने बोला कि आज गवर्नमेंट काफी स्पेंड करी, मुझे लग रहा है डिफेंस का अगर आप कुछ स्टार्टअप, मैं वही कह रहा हूं, मतलब जैसे छोटी छोटी बातें आप ये सर्च कर सकते हो कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दो कि कहां सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है से लेके कहां सबसे कम खर्च कर रहा है। जहां सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है वहां पे फिर आपके जैसे बहुत लोग भी आएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मार्केट ही एक्सपेंड, मार्केट साइज इतना बड़ा है। हाँ। आजकल काफी आपने देखा कि काफी स्टार्टअप्स डूब रहे हैं, एडटेक में काफी फेलियर्स हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यार 3 जो मेजर रीजंस हैं बिजनेस के फेल होने के? देखिए सबसे पहला होता है प्रोडक्ट मार्केट फिट। अच्छा। जो आप बेचना चाहते हो क्या कस्टमर को चाहिए भी और क्या कस्टमर उसके लिए पैसा देने को तैयार है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। तो यहाँ पे ही सबसे पहला फेलियर होता है, लोगों का प्रोडक्ट मार्केट फिट सही नहीं होता है। वो क्या कहते हैं, उसको चाहिए कुछ और ये दे कुछ और रहे होते हैं। तो पहली बात है क्योंकि कस्टमर, वॉइस ऑफ कस्टमर वो ठीक से सुनते नहीं है। लोगों को ईगो होता है जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो सही होगा, गलत नहीं होगा, पर आपको कंसिस्टेंटली वॉइस ऑफ कस्टमर सुनते रहना पड़ता है, वो क्या आपसे अपेक्षा रख रहे हैं। सेकेंड चीज मुझे लगता है कि एक्सट्रीम फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, यानी कि इसमें 2 बड़ी चीजें होती हैं। एक तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी का अंदाजा ही नहीं होता। मैं आधे क्या मैं कहता हूँ 90% एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ, उनको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी का ही अंदाजा नहीं होता। ये तो मैं कहूँगा थैंक्स टू शार्क टैंक और ये सब थोड़ा अवेयरनेस आई कि एबिटा क्या होता है, जीपी क्या होता है, पैट क्या होता है, पीबीटी क्या होता है, तो थोड़ा बहुत अवेयरनेस आने लगी है। पर नहीं तो जनता को पता नहीं था कि उनका क्या इक्वेशन चल रहा है, क्या इक्वेशन नहीं चल रहा है। दूसरा है उनको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट नहीं आता, वो राइट इन्वेंट्री नहीं रखते, जो बिकता है वो है नहीं, जो है वो बिकता नहीं। मतलब जो कस्टमर को चाहिए वो इन्वेंट्री में ही नहीं होता और जो इन्वेंट्री में होता है वो कस्टमर को चाहिए नहीं होता। तो इससे कैपिटल ब्लॉक हो जाता है और सेल्स खत्म हो जाती है। दूसरा है कस्टमर को माल बेच दिया, पैसा लेना भूल गए, अभी तक पैसा ही नहीं लिया कस्टमर से। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत वर्किंग कैपिटल का इशू होता है। तो ये मेरे को लगता है 2 चीजें हैं जो एक व्यापारी को बहुत खत्म करती हैं कि अगर उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट ठीक नहीं है, राइट इन्वेंट्री वो नहीं रख रहा है, और इसी के साथ साथ अगर वो अपना मार्केट में उधार दिया पर उसको ले नहीं पा रहा है, माल बेच के पैसा तो माल तो बेच दिया पर पैसा नहीं लिया, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है जो आपका फेलियर का कारण बनता है। तीसरा है कि ह्यूमन रिसोर्सेस, अगर एक व्यक्ति टीम मैनेज नहीं कर सकता तो वो बिजनेस स्केल नहीं कर सकता। बिजनेस को स्केल करने के लिए 2 चीजें, टीम और टेक्नोलॉजी, आपको बहुत जबरदस्त तरीके से स्केल करनी पड़ती है। तो इसको अगर आप टीम और टेक्नोलॉजी को नहीं मैनेज कर पाए तो कोई भी बिजनेस स्केल नहीं हो पाएगा। तो यही अगर आप देखेंगे तो रीजंस रहे हैं ज्यादातर स्टार्टअप्स के बस्ट होने के। इसी में से कोई 3 में से कभी कोई तीनों का मिक्सचर हो जाता है, कभी कोई एक मेजर रीजन निकलता है, कोई दूसरा मेजर रीजन निकलता है। तो कोई ना कोई इन्हीं 3 में से एक रीजन होता है कि जिस वजह से बिजनेसेस कोलैप्स कर जाते हैं। क्योंकि आपको स्पेसिफिकली एडटेक का काफी एक्सपीरियंस है। अभी हम देखेंगे बायजूस ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया, अनअकैडमी की भी हालत खराब है। आपको क्या लग रहा है कि जिसमें एडटेक में इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स बने, बायजूस आई थिंक वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप बना, क्यों ये फेल हुए? देखिए इसके 2-3 कारण थे। फर्स्ट इज कि उनका जो प्रोडक्ट का मार्जिन था ना, देखिए एक बार एक जेफ बेजोस ने बात की थी, योर मार्जिन इज माय अपॉर्चुनिटी। ओके, इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति आज ज्यादा मार्जिन कमा रहा है तो कोई ना कोई आके उस मार्जिन पे अटैक करेगा। अच्छा, उसको कम मार्जिन में बेचेगा ताकि वो नया बिजनेस क्रिएट कर सके। तो योर मार्जिन इज माय अपॉर्चुनिटी। इंटरेस्टिंग। तो बायजू जो 1.5 2 लाख 2 लाख रुपए के कोर्स बेच रहा था, उसकी वैल्यू शायद थी नहीं उतनी, क्योंकि वो रिकॉर्डेड कंटेंट था। तो कोई आया बोला यार मैं 2 लाख नहीं, मैं तो इसको 70 में बेच देता हूँ, चलो
फिर कोई आया बोला यार मैं 50 में बेच देता हूँ, कोई आया वो बोला मैं 30 में बेच देता हूँ, फिर कोई आया लास्ट में बोला मैं 999 में बेच देता हूँ। तो फिर लोगों ने बाइजू से मुंह मोड़ा। दूसरी बात ये थी कि बाइजू के सिस्टम्स या सेलिंग सिस्टम्स काफी प्रेडिटरी थे, मतलब वो थोड़ा सा इमोशनल खेल लेते थे पेरेंट्स के साथ, या फिर बहुत ऐसी बातें करते थे, मतलब सेल्स पुश करते थे, एक्सट्रीम पुश सेल्स ड्रिवन था। और मार्केटिंग पे बहुत ओवर स्पेंड किया उन्होंने, चाहे वो आईपीएल कर दिया हो या इंडियन क्रिकेट टीम करा हो, जो भी उन्होंने फुटबॉल वर्ल्ड कप कर दिया। तो आई थिंक वो सब यूजलेस है, आपका राइट ऑडियंस वहां बैठा ही नहीं है, तो आप क्यों वहां पे पागल जैसा पैसा डालो। तो एलोकेशन ऑफ फंड्स भी जो है वो एक बहुत बड़ा कारण बनता है लोगों के खत्म होने का। फिर देखिए आप है ना किसी अक्वायर कर रहे जा रहे हो, पर आप कंसोलिडेट नहीं कर रहे हो। हाँ, उन्होंने बिजनेसेस आर बिल्ड ओवर डेकेड्स यार। ये 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर आप 70 कंपनियां, 60 कंपनियां अक्वायर कर लो, जितनी भी कर लो, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये होता नहीं। आप हल्दीराम जैसी कंपनी देखो, वो ओवर एजेस बिल्ड हुई है। आकाश जो थी 25 साल में बिल्ड हुई है, सिर्फ एक ही जॉनर पे, और $1 बिलियन में इस बाइजू नहीं खरीदी। अगर वो नहीं खरीदता तो कोई और खरीद लेता, या फिर वो लिस्ट करा सकते थे। तो पॉइंट इज कि आप अगर बहुत तेजी से भागने की कोशिश करोगे, देखो बिजनेस एक ऐसी दुनिया है जहां पे कछुआ जीतेगा। अगर आप, मैं इसका डीमार्ट का एग्जांपल देता हूं। डीमार्ट ने एक स्टोर खोला, उसका दूसरा स्टोर 4 साल बाद खोला। अच्छा, क्यों? क्योंकि रूल बड़ा सिंपल था कि पहले स्टोर के प्रॉफिट से दूसरा स्टोर खुलेगा। फिर 2 स्टोर हो गए, अब इन दोनों के स्टोर के प्रॉफिट से तीसरा स्टोर खुलेगा, तो अगला स्टोर 2 साल बाद खुला। बिना प्रॉफिट के वो एक्सपेंड करेंगे नहीं। तो पहला रूल अब बहुत अच्छा रूल क्रिएट कर दिया। अच्छा, जब आप एक्सपैंड ऐसे धीरे धीरे करते हो ना, तो आप टीम को रैंप अप कर सकते हो, टेक्नोलॉजी को रैंप अप कर सकते हो, आप स्केल के साथ अपने ऑपरेशंस को मैच कर सकते हो। बट सर इसी चीज में अगर कोई दूसरा ब्रांड आके सेम चीज कर लेता, कि जैसे जो डीमार्ट कर रहा है, मान लो बिग बाजार या कोई और ब्रांड, ज्यादा हम स्टोर्स खोल लेते हैं, तो मर गए ना सारे। हाँ, वो भी बिग बाजार मर गया। हाँ, बिग बाजार के फाउंडर से जब राज शमानी ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि व्हाई इज डीमार्ट सो सक्सेसफुल, तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? कि डीमार्ट के लिस्ट में बहुत बड़ा नो का लिस्ट है, कि मैं ये नहीं करूंगा, 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 ये नहीं करूंगा। दूसरी चीज, वो बहुत कम SKUs रखता है, बहुत सिंपल काम करता है। SKUs मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, मतलब बहुत कम प्रोडक्ट्स रखता है वो। अच्छा, मतलब अमाउंट ज्यादा रखता है प्रोडक्ट्स का, पर बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट्स नहीं रखता वो। हाँ, उससे इन्वेंटरी मैनेजमेंट अच्छी है। तो जो मैंने आपको बोला, जो बिकता है वो है नहीं, जो है वो बिकता नहीं। करेक्ट। तो ये डीमार्ट के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा। और क्योंकि उसने धीरे धीरे स्केल किया, तो उसका हर स्टोर प्रॉफिटेबल है। बस सिंपल है। बिग बाजार ने यही बोला कि हमारी लाइफ में बहुत येसेस थे, हम येस करते रहे तो हम बर्बाद हो गए। तो आज जो भी व्यक्ति बिजनेस धीमे धीमे कंसोलिडेट करके अपने ऑपरेशंस को टाइट करके बनाएगा, वो ही जबरदस्त स्केल कर पाएगा। तो ये जो फंडेड स्टार्टअप्स हैं कि 5 साल में एग्जिट, 7 साल में एग्जिट, उसमें भाई आप, सिंपल सी बात है, अगर आप एक जिम जा रहे हो, आप मेरी जैसी बॉडी है, मतलब जिसमें अभी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं बहुत फैट हूं, और मैं बोलूं मैं पहले दिन ही 40 किलो का डंबल उठा दूंगा, तो नहीं हो सकता। वो बहुत क्षमता बनानी पड़ती है। तो बिजनेसेस को भी अपनी क्षमता बनानी पड़ती है। मैन पावर ओवरनाइट हायर करने की सबने कोशिश करी। मुझे याद है जिस दिन कोविड स्ट्राइक किया, उसके बाद टेक्नोलॉजी के लोग जिनकी तनख्वाह 3 लाख रुपए थी, उनको 15 लाख रुपए साल का ऑफर आता था कि आपकी आज तनख्वाह 3 लाख है ना, तो आप हमारे को ज्वाइन कर लो 12 लाख पे, अगर 15 दिन में ज्वाइन कर लोगे तो 15 लाख रुपए देंगे साल के। तो आपने क्या किया टेक्नोलॉजी कंपनीज ने, कि फंडेड थी, पैसा बहुत था, उल जलूल पैसा था, तो 2 जगह पागल जैसा पैसा बांटा। ये टेक्नोलॉजी वालों को 5-5, 6-6 गुना सैलरी दे दी, और उसके अलावा मार्केटिंग में पागल जैसा पैसा जला दिया। क्या हुआ अंत में? सबका सब खत्म हो गया ना। और ये जो कंपनीज धीरे धीरे चल रही थी, वो निकल रही है आगे, आज भी निकल रही है आगे। TCS आज भी निकल रही है, इन्फोसिस आज भी रिजल्ट्स दे रही है। तो आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा, बिजनेस बिल्डिंग इज अ जनरेशनल वर्क, वेल्थ क्रिएशन इज अ जनरेशनल वर्क। कोई एक, अभी जोहो का केस पकड़ लो आप, जोहो 1992 से चल रही है, तब जाके इतनी सक्सेसफुल हुई है, तब जाके आज वो 2024 में इतनी सक्सेसफुल है। बूटस्ट्रैप कंपनी है, 7,000 करोड़ का प्रॉफिट है। जीरोधा को करीबन 2009 के आसपास लॉन्च हुई थी, आज 15 साल हो गए। कोई भी चीज अगर आपको मीनिंगफुल बनानी है, जिसमें बहुत जबरदस्त आपको आगे लाइफ में बढ़ना है, तो आपको एक 10 से 15 साल का टाइम लगता है उसको स्टेबलाइज करने में। डीमार्ट ने भी यही किया। 2000 में लॉन्च हुआ था, 2017 में उनका IPO आया। पहले वो मैं बताया कि पहले 7 साल में उन्होंने, 8 साल में उन्होंने 37 स्टोर खोले, 37 स्टोर। आज वो साल के 100 स्टोर खोलते हैं, क्योंकि अब प्लेबुक फिक्स कर दिया। प्लेबुक फिक्स है, उनको पता है कि कहां क्या मैथ है, कितना सीमेंट, कितनी बोरी, कितना ये, कितना स्क्वायर फीट, कितना ये, कहां क्या लगेगा। एवरीथिंग इज डैम फिक्स्ड फॉर देम। एक गधा भी आके वहां पे एग्जीक्यूट कर सकता है, एक 25,000 की तनख्वाह का आदमी भी आके वहां पे उस चीज को एग्जीक्यूट कर सकता है, क्योंकि बुक तैयार है। पर बुक बनाने में उनको बहुत टाइम लगा। क्या यही रीजन है कि इसीलिए जो इंडिया के जो मेजर स्टार्टअप्स हैं, फंडेड स्टार्टअप्स, वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते? बिल्कुल, कि वो इतने, उनको अफीम की आदत लग गई है। क्योंकि जैसे आप अभी अपना IPO का एग्जांपल लिया कि 2000 में शुरू हुई, 2017 में IPO किया, अभी आप देखेंगे इतने सारे स्टार्टअप्स IPO हो भी गए हैं, होने जा भी रहे हैं, मोस्टली सब लॉसेस में ही है, एंड IPO होने के 2-3 साल बाद भी लॉसेस में है। बिल्कुल। तो देखिए, एंड ऑफ द डे वैल्यूएशन इज अ
इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स। आप जो भी मार्केट कैप लाओगे, उसमें आपकी अर्निंग्स होनी चाहिए, उसमें पोटेंशियल होना चाहिए कमाई का। अगर कमाई का पोटेंशियल नहीं है तो वो वैल्यूएशन सिर्फ गुब्बारा किसी भी दिन फट सकती है। पेटीएम के केस में भी हमने देखा क्या इशू हुए, बाकी जो लिस्टेड कंपनीज हुई थी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब जोमैटो का पहला आईपीओ था, टेक आईपीओ जो था, जोमैटो वाज द फर्स्ट टेक आईपीओ। करेक्ट, ठीक है, जोमैटो से पहले जो लिस्टेड कंपनीज थी वो पुरानी थी। ये जो नए जॉनर की टेक कंपनीज आई उसमें जोमैटो नंबर 1 था। जोमैटो में 6.5% के आसपास रिटेल का पार्टिसिपेशन था। यानी अगर 100 शेयर आए थे तो 6.5 शेयर रिटेल ने लिए थे, आपके मेरे जैसे लोगों ने लिए थे। पूरी इसके बाद बहुत सारी कंपनीज आई, फिर डिलीवरी आई लास्ट। तो डिलीवरी में ये 6.5% हो गया 1.5%। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों का कॉन्फिडेंस टूट गया, लोगों को समझ आ गया कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई। अभी ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आ रहा है, करेक्ट, ठीक है, आज सब्सक्राइब भी हो गया कंप्लीटली एज वी स्पीक, एज वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट। बट इफ यू लुक एट इट इज मतलब साल का 1600 करोड़ का उनका लॉस है। 7 साल पुरानी टोटल कंपनी है, डिलीवरी करते हुए 3 साल हुआ है, बहुत सारे रिस्क हैं। अब क्या लोग है ना चढ़ती कला में चल रहे हैं, ठीक है, डाल दो, किसी दिन उल्टा हुआ, रिवर्स हुआ तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसमें आ सकता है। जैसे पेटीएम में बहुत इन्वेस्टर देखा 2150 रुपए में दिया था, आज 500 रुपए का शेयर है, 400-500 रुपए का। तो 80% वेल्थ इरोजन है। मतलब आपने अगर 1 लाख डाला होता तो आज आपका 20,000 बचा होता। तो ये इसमें ना हम कहते हैं कि कभी कभी आपको रिटर्न ऑन कैपिटल से ज्यादा रिटर्न ऑफ कैपिटल पे फोकस करना चाहिए। कि भाई जो कि लगा हुआ पैसा वो तो वापस आए। तो ये बात है। इंटरेस्टिंग। एक बहुत यंगस्टर्स का डाउट होता है कि यार मुझे जब फंडिंग मिलेगी तब मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। ये आदमी जिंदगी में कभी बिजनेस नहीं कर सकता। अच्छा। जो आदमी पैसे की मोहताजी पे सोच रहा है मैं बिजनेस करूंगा, वो कभी बिजनेस नहीं कर सकता। क्योंकि ये बोलते हैं कि मैं जॉब करता हूँ, इसको छोड़ के करूंगा, जब मुझे इन्वेस्टर्स मिलेंगे तब मैं काम करूंगा। तो कभी नहीं मिलेंगे आपको इन्वेस्टर्स। तो आपको गेम में आना ही पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है यार, तुम्हारा स्किन क्या है गेम में। और अगर कोई बिजनेस तुम सिर्फ पैसे के बेसिस पे चलाओगे तो वैसे भी वो खत्म हो जाएगा। आपको बिजनेस में कोई यूनिक प्रोपोजिशन क्रिएट करना पड़ता है, तभी जाके बिजनेस आगे चलते हैं। चाहे वो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो, अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू बिजनेसेस करते हो तो भी एक अच्छा सस्टेनेबल सक्सेसफुल बिजनेस आप बना सकते हो। तो आपको कुछ तो मेरे को यूएसपी देनी पड़ेगी ना मार्केट को। इन्वेस्टर किस चीज पे आइडिया लगाए, कुछ पैसा लगाएगा। आप बोलोगे सर मेरे को एक आइडिया, आपके जैसे आइडिया लेके जाने वाले उसके पास 60,000 लोग हैं 7 दिन के। क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मुझे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि सर हमारे पास आइडिया है, 3-4 आइडिया है, किस पे काम करें। और कुछ लोग हैं मैंने आज ये आइडिया सोचा, वो आइडिया सोचा, वो शुरू ही नहीं कर पाते हैं, वो हर दिन आइडिया ही देखो, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप। अगर आपके पास किसी तरह का आइडिया, आप उसका प्रोटोटाइप तो करो, एमवीपी करो, पायलट करो, 2 ग्राहक तो लाके दिखाओ मेरे को उसके, कि जो 2 ग्राहक आपको पैसा देने को तैयार है आपकी सेवा के, प्रोडक्ट के या गुड्स के, सर्विसेज के, तो मेरे को पहले वो तो लाके दिखा दो। तुम बोलो कि तुम कोई एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना लो और वो कोई इन्वेस्टर के पास जाए और तुम एक उसको कोई ख्वाब दिखा दो और उसके बेसिस पे वो पैसा डाल दे, तो रिमेंबर दिस इज 2024 नॉट 2014। एंड उसमें भी आई थिंक ये लोग सब आर्टिकल्स और न्यूज़ देख के उनको लगता है कि सबको ऐसे मिल जाता है। ऐसा है कि आज अगर इंडिया में 2.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, 2.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। फंडिंग कितनों को मिली है? उसमें से यूनिकॉर्न 123 है, जिसमें से इस साल ही मेरे को लगता है 10-20 का विकेट गिर गया है। बिल्कुल। और आगे जाके पता नहीं कितनों का और गिरेगा, जो बेसिकली नेगेटिव कैपिटल पे चल रहे, नेगेटिव प्रॉफिट पे चल रहे थे। तो बहुत मुश्किल है फंडिंग रेस करना। और एक राउंड होता है तो दूसरा नहीं होता, दूसरा होता है तो तीसरा नहीं होता, तीसरा होता है तो चौथा नहीं होता। अगर आप फंडिंग की अफीम के बेसिस पे अपने बिजनेस को बढ़ाओगे, आपका बिजनेस कभी नहीं स्केल करेगा। आप 2 एग्जांपल्स देख लो। आकाश फंडेड था कि नहीं फंडेड था? नॉट फंडेड था। फॉर 20 years of their life they were not funded. Correct. बायजू फंडेड था कि नहीं फंडेड था? हाईएस्ट फंडेड। तो कौन जीता अंत में? आकाश ही जीता ना। बिल्कुल। तो इस फंडिंग का सक्सेस से 0 कोरिलेशन है। आप क्या बिजनेस आइडिया लाते हो, उसको कितना अच्छे से एग्जीक्यूट करते हो, कैसी टीम्स क्रिएट करते हो, कैसे एक यूनिक प्रोपोजिशन क्रिएट करते हो मार्केट में, किस तरीके से उसको मार्केट करते हो, किस तरीके से आपके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस आती है, और सबसे बड़ी बात किस तरीके से कस्टमर को सर्विस करते हो। अगर ये आपका सर्कल सेट है तो आप जीत जाओगे। हाँ, ये हो सकता है कि सर हमने एक एमवीपी किया, हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट पे पॉजिटिव हो रहे हैं, लोग हमें पसंद कर रहे हैं, हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं, इनको फुलफिल करने के लिए मुझे निवेश चाहिए। ठीक है, तो एक बात समझ आती है कि चलो सही जगह पे आप पहुंच गए हो कि अब निवेशक की जरूरत है। हल्दीराम को आज तक निवेश की जरूरत पड़ी? उनके पीछे तो पूरी दुनिया है, उनके पीछे आज ब्लैक रॉक भाग रहा है कि भाई मैं 80,000 करोड़ में आपकी कंपनी उठा लेता हूँ। हर 3 महीने में वो प्राइस अप करते रहते हैं। सर एक क्वेश्चन ये है कि जैसे अपने अदानी हो गए, अंबानी हो गए, टाटा हो गए, बिरला हो गए, ये काफी कर्जा उठा के धंधा बनाते हैं। अब एक तरफ तो हो गया फंडिंग, वो एक स्कीम है, बट अगर कोई दूसरी तरह से बिजनेस करना चाहता है, क्या हमको कर्जा उठाना चाहिए बिजनेस को शुरू करने में या एक्सपैंड करने में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी अगर आप बिजनेस एम्पायर्स देखेंगे तो उन्होंने डेट उठाया है, पर उनको डेट यूज करना आता है। डेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फंड रेजिंग। 3 तरीके से पैसे रेज होते हैं, या तो आप माल बेच लो तो आपके पैसे आ जाएंगे, या आप इक्विटी रेज कर लो, या आप उधार रेज कर लो। और कोई चौथा तरीका ही नहीं होता।
These are only 3 ways. अच्छा, अब कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें रिटर्न्स 10 साल बाद 20 साल बाद आएंगे या कंटिन्यूस जिंदगी भर रिटर्न्स आएंगे, तो उसमें शुरू में निवेश लगता है। अब सारा निवेश लोग अपनी जेब से कर नहीं सकते, उतनी ताकत नहीं होती लोगों में, तो उसके लिए उधार लगता है। उधार जब आपको लेना है तो उसमें 3 ही चीजें देखनी होती है। पहली चीज है, क्या आपकी कमाई में उधार चुकाने की क्षमता है। अगर आपका EMI 50,000 है और आपकी कमाई 1 लाख है तो मुबारक हो, आपकी कमाई में क्षमता है। correct, अगर आपकी EMI 50,000 है, आपकी कमाई 1.5 लाख है, तो आपकी क्षमता ज्यादा है। बिल्कुल, ठीक है, इट्स लाइक सेइंग कि अगर आपकी 1 लाख की तनख्वाह है तो आपकी 10 किलो के डंबल उठाने की क्षमता है, और अगर आपका 1.5 लाख की EMI है तो आपके 15 लाख 1.5 लाख की कमाई है तो 15 किलो आप उठा सकते हो, और अगर आपकी 2 लाख की कमाई है तो आप 20 किलो का डंबल उठा सकते हो। तो हर व्यक्ति की क्षमता होती है। आप किसी जिम में जाओगे, आप बोलोगे यार मैं तो 2 किलो नहीं उठा पा रहा, वो 20 किलो भी उठा रहा है, और कोई सामने बैठ के 50 किलो भी उठा रहा है। correct, तो वो क्षमता है। तो कमाई में क्या आपकी क्षमता है कि आपका कल जो भी EMI है वो आप दे सकते हो कि नहीं। पॉइंट नंबर 2 विच इज आपके असेट में क्षमता है कि नहीं। समझिए आपने घर खरीदा 1 करोड़ का और उस पर लोन है 80 लाख रुपए का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल को अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो घर बेच के आप 80 लाख का लोन वापस कर सकते हो। पर यही घर अगर 1 करोड़ का और लोन इस पे 2 करोड़ का है, अरे बाप रे, तो आप फंस गए। तो आपके असेट में क्षमता नहीं है बिल्कुल, पैसा वापस करने की। और तीसरा है कि क्या आपकी इनकम रेकरिंग है कि नहीं है, यानी ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही बार आएगी और फिर कभी नहीं आएगी। हाँ, तो जैसे तनख्वाह होती है, प्रोफेशनल इनकम होती है। जैसे अडानी के केस में अगर हम देखें तो अडानी पोर्ट चलाता है तो पोर्ट में रोज की इनकम है। अडानी सोलर पावर प्लांट चलाता है, रोज की इनकम है। रिलायंस तेल के कुएं चलाता है तो उधर रोज की इनकम है। जियो है, उधर रोज की इनकम है। तो उनकी इनकम रेकरिंग है नेचर में। इसीलिए ये कभी कभी मैं ये बात कहता हूं कि कभी कभी 1 लाख रुपए का उधार भी बहुत होता है और कभी कभी 1 लाख करोड़ का उधार भी बहुत कम होता है। कहाँ वो यूज कर रहे हैं, क्षमता। हाँ, कभी कभी एक व्यक्ति 2 किलो का भी डंबल नहीं उठा सकता और कोई व्यक्ति 200 किलो का भी डंबल उठा सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि 200 किलो का डंबल उठाना गलत बात है। आपको अपनी क्षमता बनानी पड़ती है कि आप 200 किलो का डंबल उठाने लायक अपनी बॉडी बनाओ। इसी तरह अपनी बैलेंस शीट को इतना स्ट्रांग करो, अपनी इनकम को इतना स्ट्रांग करो कि आपके लिए कि लोन के नंबर छोटे हो जाएं, जो इन लोगों ने किया है। इसलिए मैं कहता हूं इनको गाली मत दो, इनसे सीख लो। तो सर अभी काफी जो स्टूडेंट्स है वो कॉलेज में है या फिर कोई अपनी फर्स्ट जॉब कर रहा है, शुरुआत में वो बिजनेस से पहले एज अ साइड हसल शुरू करना चाहता है, तो ऐसे 2-3 साइड हसल जो शुरू कर सकता है इवेंचुअली वो बिजनेस बन सकता है आपके हिसाब से? देखिए, साइड हसल मैंने भी स्टार्ट की थी जब मैं कॉलेज में था। मैं पढ़ाता था, IMS में पढ़ाता था, अच्छा, और मैं वहां पे क्वांट और डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाता था, जो एस्पिरेंट्स होते थे कैट के, हाँ, कैट MBA के जो एग्जाम देना चाहते थे, तो मैं उनको पढ़ाता था क्वांट और डेटा इंटरप्रिटेशन। तो वहां से मेरी भी साइड हसल होती थी। मैं भी महीने के कुछ 20-25 हजार रुपए तब कमाता था। ये 300 रुपीज, अराउंड अबाउट 2006-7-8, अच्छा, 300 रुपीज पर आवर मुझे मिलता था, और मैं 60 to 70 आवर्स महीने का पढ़ाता ही पढ़ाता था। तो मैं पढ़ाई कर भी रहा था और मैं पैसे कमा भी रहा था। तो आज मेरा जो एडिटर है वो कुछ 12वीं में पढ़ रहा है और वो मुझसे सैलरी लेता है महीने की, और वो पार्ट टाइम एडिटिंग भी कर रहा है, और मैं उसके लिए कोर्सेज भी उसको खरीद के देता हूँ, और उससे वो अपने आप को ग्रो भी करा रहा है। तो ही इज 12th स्टैंडर्ड। देखिए, आप में कितनी भूख है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप ही लुल्लू कि नहीं यार कुछ करना ही नहीं है, मस्त जीवन जीना है, तो फिर क्या, आप फिर मत लड़ो यार। हाँ, मतलब 7 घंटे आपको बैठ गए यही करते रहना है, तो फिर ठीक है। वो बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग हैं जिन्होंने दुनिया को बहुत स्मार्ट कर दिया है। आपको खाना चाहिए, स्विगी मंगा लो, आपको कैब चाहिए, उबर मंगा लो, तो आपके लिए काम हो चुका है। आपको जब पढ़े रहना है ना, तो पढ़े रहो, कोई चक्कर नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो लाइफ, बट इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग यू विल हैव टू वर्क अ बिट एक्स्ट्रा, थोड़ा काम करना पड़ेगा। मैं आपको एक सिंपल हैक देता हूं। अब इतना सिंपल है कि एक गैमा AI करके आपका एक टूल है, जिससे आप सिर्फ कंटेंट दोगे, वो उसकी प्रेजेंटेशन बनाता है विद फोटोज, विद ब्यूटीफुल टेम्पलेट्स, अब ऑटोमेटिकली AI को यूज करके। और उसका बड़ा सब्सक्रिप्शन मेरे हिसाब से 1500-2000 रुपए महीने का। अच्छा, अब अगर आप उसकी सर्विस चालू करोगे, भाई मैं आपकी प्रेजेंटेशन बना दूंगा, मैं आपसे 50 रुपीज पर स्लाइड लेता हूं, हाँ, तो किसी की 20 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन है, आपको 1000 रुपया बन गया उसका। करेक्ट, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपने कंटेंट डाला, वो बना देगा, थोड़ा बहुत आपने चेंजेस किए। ऐसे अगर आप दिन की एक प्रेजेंटेशन भी ले लो तो आपको 30,000 रुपीज बन गया। आपका सब्सक्रिप्शन तो 1500 रुपए का है, हाँ, 2000 रुपए का ज्यादा ज्यादा, तो आप तो 28,000 रुपए कमाने लगे। एंड ये भी आप घर पे बैठे, कहीं जाना घर में नहीं, कहीं जाने की जरूरत अपने नहीं टाइम है, में। और इसमें आपने बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं दिया। मतलब अगर एक दिन की एक करनी है तो PPT बनने में 5 मिनट लगते हैं, करेक्ट, उसको ठीक करने में आप 1 घंटा मान लो ज्यादा ज्यादा, कि भाई उसको और नीट कर देते हैं, कुछ और ठीक कर देते हैं, कुछ कंटेंट गलत हो गया, तो वो सब करने में 1 घंटा लग गया आपका। तो दैट्स इट, आपने 1 घंटे में 1000 रुपए दिन का कमाना चालू कर दिया। मैं भी एक बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड से मिला, वो यूट्यूबर है बहुत बड़े, और वो ये सिखाते हैं कि आप ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हो। तो वो दिखा रहे थे ब्लॉगिंग में अगर आप एक ब्लॉग को एडसेंस अप्रूव करा दो तो वो ब्लॉग 7,000 रुपए में बिकता है। आप महीने में 4-5 ऐसे ब्लॉग बेचो, बिल्कुल, तो 35,000 रुपए बन गए आपके। स्टार्ट करो बॉस। अभी आपको लगे सर 35,000 क्या होता है, तू आज क्या कमा रहा है,
जीरो। तो जीरो को पहले 35,000 कर बहुत बड़ी बात है। एंड लोगों को करना है कि मैं 2 घंटे काम करी अभी मैं कमा लूँ, वो थोड़ा सीखने में देखो तो टाइम लेना है। वो तो नहीं हो सकता, हाँ। पॉसिबल ही नहीं है। इसमें एटलीस्ट आपको, मैं कोई भी व्यक्ति को अगर लाइफ में ग्रो करना है ना, मैं उसको एक सिंपल फॉर्मूला देता हूँ। अबव एवरेज इनकम कमानी है तो मैं बहुत सिंपल फॉर्मूला दूंगा, बस उसको इंप्लीमेंट कर देना। घर में एक वॉल पे या एक कोई व्हाइट बोर्ड पे 1000 लिख दो, ठीक है। Okay. एक कोई स्किल सिलेक्ट कर लो, एज सिंपल एज गामा एआई से मैं प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, और 1000 डेज जब तक ये एवरी डे माइनस करते रहो, तो एक दिन निकला तो 999, 998, 900, जब तक ये जीरो नहीं पहुंच जाए, कोई कंप्लेन नहीं करनी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। 1000 दिन काम कर लें बस मैं आपको बता रहा हूं, इट इज वेरी इजी टू मेक 2-3 लाख रुपीज ऑफ पैसिव इनकम इफ यू डू दिस। ओके। पर 1000 दिन का पेशेंस रखना पड़ेगा, और उसके बाद आपकी जिंदगी फ्री, पूरी फ्री, आराम से फ्री। आप आराम से एक एजेंसी, सक्सेसफुल एजेंसी बना चुके होगे, या फिर आप आराम से वो चीज में माहिरी हासिल कर चुके होगे। जस्ट 1000 डेज वर्क आईज क्लोज्ड लाइक दिस, गधे की तरह नहीं, चल मैं कल ये कर लेता हूं, हाँ, एक ये चीज कर लेता पे हूं। focus। एक चीज पे फोकस 1000 डेज, मैं आपको बता रहा हूं, इट विल टेक यू अहेड ऑफ 99.5% ऑफ दिस कंट्री, जस्ट 1000 डेज। पर मैं जानता हूं कोई करेगा नहीं, तो बता तो दिया है, पर ये करना बहुत मुश्किल है। जैसे वो आप देखो ना 75 डे हार्ड हाँ एज अ चैलेंज, अगर आप देखो तो लोगों को लगता है 75 डे क्या, पर 75 डे कंसिस्टेंटली करना नामुमकिन है। बिल्कुल। और जब जिसने किया वो उसने रिजल्ट्स देखे हैं उस चीज के। हाँ, इतना मतलब जीरो से 5 मिलियन फॉलोअर्स 75 डेज में हो गया हाँ, उसके। मतलब मोदी जी भी मिल रहे हैं उसके हाँ, बाद। पर छोड़ा नहीं उसने। हाँ देखो क्या वो उसके था सुनील छेत्री का कि इफ यू आर लाइकिंग इट डू इट, हाँ इफ यू आर नॉट लाइकिंग इट डू इट, इफ यू आर नॉट इन द मूड डू इट, इफ यू आर हेटिंग इट डू इट, जस्ट डू इट। एक जो फर्स्ट टाइम जॉब कर रहा है या यंगस्टर है, उसको चाहिए होता है कि यार मैं कम इन्वेस्टमेंट में करूं, कम इन्वेस्टमेट में मैं कुछ धंधा शुरू कर पाऊं या फिर साइड हसल से शुरू कर पाऊं। जी, तो कम इन्वेस्टमेंट में अगर आपको कोई भी काम चालू करना है लाइफ में, तो ट्रेडिंग करिए आप। कि ट्रेडिंग मतलब स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की बात नहीं करो, कमोडिटी प्रोडक्ट ट्रेडिंग की बात करिए। सो फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि यार मैं जो पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल आयुर्वेदा में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसमें फॉर एग्जांपल कि शुगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की, डायबिटीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तो डायबिटीज को लेके एक यूनिक कोई फॉर्मुलेशन, बट अच्छा उसमें आपको कुछ मेकिंग नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करनी, एक मैन्युफैक्चरर ढूंढना है, उसकी ठीक से मार्केटिंग करनी है, ब्रांडिंग करनी है, उसको एक वेबसाइट पे लिस्ट करना है, थोड़ी डिजिटल मीडियम से रील्स वील्स बनानी है, तो आपका काम उधर से भी उतने से भी हो जाता है। तो आई थिंक ये एक तरीका है जिससे आप लो कॉस्ट एंट्री ले सकते हो अपने इस पर्टिकुलर फील्ड में। देखो, या तो आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना पड़ेगा जिसमें मेहनत बहुत लगती है, पैसा बहुत लगता है, केपेक्स बहुत लगता है, एफर्ट बहुत है, या फिर आप पहले ट्रेडिंग से स्टार्ट करो। जो भी बड़े सक्सेसफुल लोग हुए हैं शुरू में ट्रेडिंग करिए, उसके बाद जब उनको प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत गजब हो गई है, उसके बाद उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करिए। मामा अर्थ आज सारा 100% बिजनेस अभी भी ट्रेडिंग पे करता है, एक भी रुपए का माल वो खुद नहीं बना रहा, मैन्युफैक्चरर्स आउटसोर्स्ड हैं उसके। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू मैन्युफैक्चर एवरीथिंग। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स आपको मिल जाएंगे जो आपको ये माल टाइमली बेसिस पे पहुंचाते रहेंगे और आपको उसको सेल करना है। आई थिंक मोस्ट डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स का मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स्ड है। यस, क्योंकि उनका काम मार्केटिंग ब्रांडिंग है। देखिए क्या होता है, एक फुटबॉल फील्ड होता है ना, फुटबॉल फील्ड में गोलकीपर बॉल भगाते भगाते गोल नहीं मारता, वो बॉल को पास करता है 4 लेवल्स के, फिर आके जाके गोल होता है। तो जो सबसे पीछे बैठा है समझो वो मैन्युफैक्चरर है, मतलब लाइन के पीछे जो बैठे हैं वो मैन्युफैक्चरर्स है, लाइन के आगे जो बैठे हैं वो सेलर्स हैं। तो या तो आप अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग में लेके आओ कि सर मैं इतनी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करूंगा कि दैट आई विल बिकम अ मैन्युफैक्चरर टू एवरी ब्रांड, या फिर आप बोलोगे यार मैं ऐसा ब्रांड क्रिएट करूंगा कि सब मैन्युफैक्चरर से लूंगा और अपने नाम पे एकदम जैसे मामाअर्थ ने किया। तो दोनों थॉट्स आपके पास हैं, जिसमें आपको लगता है कि आप ज्यादा कंफर्टेबल हो आप उसको यूज कर सकते हैं। फाइनल क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा कि बहुत सारी हमारी यंग ऑडियंस है, फर्स्ट टाइम जॉब कर रही है, अब बिजनेस शुरू करने से पहले क्या उनको 2-3 स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए कि यार अगर ये 2-3 स्किल्स हैं तो हम चांसेस हैं कि हमारा बिजनेस शुरू करें अच्छे से कर पाए? देखिए, 3 मेजरली मेरे हिसाब से 3-4 बड़ी चीजें होती हैं। एक होता है सेल्स, एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है फाइनेंस और एक होता है पीपल। ये 4 बड़ी चीजें हैं। इसके अलावा जनरली आप कोई बहुत मैसिव चीजें नहीं, ये 4 चीजें। तो चारों में तो कोई भी मेरे हिसाब से एक पर्सन जो है वो सुपर रॉकस्टार नहीं हो सकता कि मैं बोलूं मैं सेल्स में भी अच्छा हूं, फाइनेंस में भी अच्छा हूं, प्रोडक्ट में भी अच्छा हूं, पीपल मैनेजमेंट में भी अच्छा हूं, ऐसा नहीं, इतना कोई जनरली होता नहीं। हाँ। तो इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, या तो आप अपने लीडरशिप क्रिएट करो या अपने को-फाउंडर्स क्रिएट करो। आइडियली आप लोग के 2 से 3 को-फाउंडर होने चाहिए। एक को-फाउंडर फोकस करे सेल्स पे, एक को-फाउंडर फोकस करे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट पे, और एक को-फाउंडर फोकस करे फाइनेंस और पीपल पे, कि बैकएंड पूरा मैं मैनेज करूंगा, एक बंदा प्रोडक्ट पे लगा रहेगा, पूरा टाइम प्रोडक्ट पे लगा रहेगा, और एक बंदा सेल्स पे लगा रहेगा ताकि धंधा है। अगर आप ये 3 तरह के लोग जुड़ जाते हो तो आपके एक एंटरप्राइज की सक्सेस होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक गोल्डन रूल है। आप ज्यादा को-फाउंडर्स शुरू में 2 से 3 रखेंगे तो आप ऐसा नहीं 10 को-फाउंडर रख लो फिर लड़ाई होगी। तो आइडियली आपने ऐसे ये 3-4 स्किल बोली, तो इस पे 1-2 स्किल पे आपको एज ए एम्प्लॉय
फोकस करना चाहिए कि अगर मान लो आप सेल्स Yes. टीम में हो कंपनी Yes. के, तो सेल्स इंप्रूव करो। Yes. प्रोडक्ट टीम में तो बढ़िया प्रोडक्ट बनाओ, Yes. है ना। एचआर में हो तो हायरिंग सीखो। यस, नॉट ओनली हायरिंग, पीपल मैनेजमेंट हाँ। सीखो, उनको भी तो ग्रोथ देनी पड़ती है, उनके पॉलिटिक्स को मैनेज करना पड़ता है, बहुत कुछ मैनेज करना हाँ पड़ता है। हाँ, तो जिस फील्ड में उसको बढ़िया सीखो, ज्यादा से ज्यादा एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सीख दोगे तो हाँ, बहुत हेल्प करेगा। बिल्कुल। तो ये इजी तरीका ये है कि आप इसके को-फाउंडर्स ढूंढ लो, तो वो आपको लॉन्ग टर्म जल्दी सक्सेस दे देंगे। एंड ये को-फाउंडर्स यूजुअली मिलते हैं कहाँ पे? देखिए, को-फाउंडर्स हो सकता है आपके साथ पहले किसी ने काम किया है, आपका कोई बिग विजन है तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हो। आप इवेंट्स पे जा सकते हो, स्टार्टअप्स के इवेंट्स पे जा सकते हो, वहां आपको लगता है कि कोई स्टार्टअप कर ही रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, पर वो बहुत छोटा स्टार्टअप है, आप उसके बंदे को बोल सकते हो कि चलो हम मिलके कुछ कर लेते हैं। यू कैन ज्वाइन एज अ को-फाउंडर समवेयर, जहां पे आपको अभी उस स्टार्टअप को जरूरत है सेल्स की, अगर आपकी सेल्स की स्किल है तो ये भाई ऐसा है, सिंपल है, घर बैठ के कुछ नहीं होने वाला। मैदान में उतरना ठीक है, पड़ेगा। मैदान में मैं एक बात कहता हूँ, जो हाजिर है वो वजीर है। हाँ, अगर जो हाजिर है मतलब जो उस स्पॉट पे मिल जाएगा वो वजीर बन जाएगा। हाँ, इट इज नॉट अबाउट हाउ इंटेलिजेंट यू आर, इट इज अबाउट हाउ अवेलेबल यू आर। right. मतलब अगर आप एक दुनिया में अवेलेबल हो, समझ हाँ। सामने दिख रहे हो, तो आपको मिलेगी जगह। कभी कभी जो उत्तरदायित्व होता है, मतलब जिसको देते हैं आगे, वो ये नहीं है कि सबसे स्मार्टेस्ट होता है, वो आसपास होता है आपके, right. वो 10 साल से 20 साल से वहीं लगा हुआ है, तो उसको मिल जाता है। आप बोलते हैं अरे किस गधे को लीडर बना दिया, पर वो गधा नहीं, वो वहां खड़ा था भाई, उसने वहां पे धूप में चप्पल दिन घिसी खड़ा है, होगा, हाँ। 20 साल अपने आप को अवेलेबल किया है, तो वो हाजिर था, वो वजीर बन गया। और तुम यहाँ पे फोन पे देखते रह गए, यार ये क्या है, मैं तो इसने बिजनेस आइडिया, इसकी स्टोरी उसकी। हाँ। हाँ, ये किसने बोला ना कि लक इज व्हेन हार्ड वर्क मीट्स अपॉर्चुनिटी। लक इज व्हेन हार्ड वर्क, लक इज व्हेन प्रिपेयर्डनेस मीट्स अपॉर्चुनिटी। Okay. आप कितना प्रिपेयर्ड होते हो हाँ, अपॉर्चुनिटी के लिए, हार्ड वर्क से ज्यादा प्रिपेयर्डनेस चाहिए। ओके। मैं एक बार रितेश अग्रवाल जी से मिला था, ओयो के फाउंडर है, हाँ, तो तब है ना कोविड का टाइम था, तो हिज होटल्स वर शट डाउन। हम्म, तो मैं मिला, मैंने पूछा कि सर मतलब ये तो बहुत ही परेशान, बोले नहीं कोई परेशानी नहीं, व्हेन द सीज आर रफ, उन्होंने ये बात बोली, व्हेन द सीज आर रफ द फिशरमैन शुड शार्पन हिज नाइफ। हाँ, कि मतलब वहां पे जब उफान चल रहा है, अब आप समंदर में तो जा नहीं सकते Correct. क्योंकि वहां उफान चल रहा है, तो क्या करो, चलो भाई तैयारी कर लो, जब शांत होगा तब ज्यादा मछली पकड़ के लाऊंगा। बिल्कुल। तो आपको अपना व्यवहार, अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। ये हाय हाय मोहताजी, भगवान मेरे को बचा ले, मैं कोई घर पे बैठा रहूं और मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी प्रकट हो जाए, ये सब लॉटरी नहीं लग होने वाला। जाए। लॉटरी लग जाए तो आपकी मानसिकता गरीब मानसिकता है, आप मतलब कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, इवन इफ इट्स हार्श इट्स ओके। मतलब पीपल शुड रियलाइज कि ये उनकी लाइफ में सिर्फ होप जो है वो स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। तो मैं हमेशा कहता हूँ होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, यू हैव टू बिल्ड योर ओन स्ट्रैटेजी, यू हैव टू थिंक अराउंड इट कि मैं कैसे गोल अचीव करूंगा। आई थिंक ये करेंगे तो डेफिनेटली, आज सक्सेसफुल पीपल भी हैं, अनसक्सेसफुल पीपल भी। एंड फाइनल जो मेन जो संजय का वही कहना है कि स्टार्ट इट। हाँ, a journey of 1000 miles begins with the first step। आप एक स्टेप तो लो यार, बिल्कुल। पहला कदम तो लो, थोड़ा बहुत चोट ही लगेगी, मैदान में जाओगे भाई। वो कहते हैं ना कि एक शिप का काम ये नहीं है कि वो सबसे सेफ अपने हार्बर पे होती है, पर उस शिप का ये काम नहीं है। शिप का काम है सी के अंदर रहना। अगर वो सेफ्टी के एंगल से बैठी रहेगी तो फिर बनाई क्यों थी? तो आपका काम सिर्फ घर पे बैठ के वो तारे गिनना नहीं है या फिर रील्स देखना नहीं है, आपका काम है मैदान में उतर के जिस चीज में आप सक्षम हो, जो आपको आती है, उसको इंप्लीमेंट करना। और देखना जैसे जैसे आप छोटे छोटे सक्सेस पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रास्ता दिखता जाएगा और अपने आप दिखेगा। किसी के पास पूरा रास्ता नहीं है। फेसबुक वाले ने क्या बोला था कि मैं आई डिडंट नो हाउ टू गैदर सो मेनी पीपल, माय आइडिया वाज नॉट फुल्ली फॉर्म्ड जब मैंने स्टार्ट किया था, बट आई स्टार्टेड। ये उन्होंने अपनी कॉन्वोकेशन स्पीच पे बोला था हार्वर्ड में कि भाई मेरे पास भी फुल्ली फॉर्म्ड आइडिया नहीं था, पर धीरे धीरे बंदा करता गया, लोग मिलते गए, आइडिया आता गया, बनता गया, मेरे को डेटा मिलता गया, तो मैंने उस पर डिसीजन ले लिया, खत्म। इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों ये था पॉडकास्ट संजय जी के साथ। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि अगर आपको स्टार्टअप साइड हसल शुरू करना है, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किन चीज़ों से आपके बच के रहना चाहिए। होपफुली आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक और जबरदस्त गेस्ट के साथ हम हाजिर होंगे। तो थैंक यू संजय, आपने थैंक यू अनम, थैंक यू सो मच।